वेलकम टू द बीकन ऑफ सोशियोलॉजी। मैं हूं अकरम राजपूत और आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के कोर्स जो कि अमूमन बीएस क्लासेस को पढ़ाया जाता है को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, सोशस और लोगोस। सोशस एक लैटिन यानी कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंपेनियनशिप, सोसाइटी, एसोसिएशन या टुगेदरनेस, जबकि लोगोस एक ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू स्टडी, स्पीक अबाउट, रीजन या साइंस। तो सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी की इस डेफिनेशन में साइंस का वर्ड यूज करने की रीजन ये है कि सोशियोलॉजी के फाउंडर अगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजी को साइंस बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बिकॉज that person was very much interested in natural sciences। इसीलिए अगस्ट कॉम्टे इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि सोसाइटी को भी उन्हीं लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए समझा जाए जिनके जरिए नेचुरल साइंसेस के इन्वेस्टिगेटर्स नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। इमाइल डरखाइम के मुताबिक सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरह मैक्स वेबर के मुताबिक सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन से मुराद इंडिविजुअल की कोई भी ऐसी इंटरनल या एक्सटर्नल एक्टिविटी है जिसको इंडिविजुअल एक सब्जेक्टिव मीनिंग प्रोवाइड करता है। अमूमन अगस्ट कॉम्टे को सोशियोलॉजी का फाउंडर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसी ने 1839 में सोशियोलॉजी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। अगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजी को साइंस बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि वो ये चाहता था कि जिस तरह नेचुरल साइंसेस जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स को समझने के लिए नेचुरल साइंसेस डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के रूल्स अपनाती हैं, इसी तरह सोशियोलॉजी भी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल साइंसेस के रूल्स या वेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इस्तेमाल करे। यानी कि सोशियोलॉजी भी सोसाइटी को समझने के लिए ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स या डिफरेंट वो टेक्निक्स यूज करे जो अमूमन नेचुरल साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगस्ट कॉम्टे सोसाइटी को समझने के लिए एक साइंटिफिक वे इस्तेमाल करना चाहता था। वो ये चाहता था कि जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स या दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सोसाइटी को समझने के लिए भी हम वही टेक्निक्स इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल साइंसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ लोग इब्ने खुल्दून को सोशियोलॉजी का फाउंडर कंसीडर करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इब्ने खुल्दून ने पहली बार सोसाइटी को एम्पिरिकल और साइंटिफिक वे में स्टडी करने की कोशिश की। इसके अलावा इब्ने खुल्दून ने दो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर स्टडी की। तो इस तरह वो कंसीडर करते हैं कि इब्ने खुल्दून वो पहला शख्स था जिसने सोशियोलॉजी की फाउंडेशन रखी। हालांकि सोशियोलॉजी की टर्म सबसे पहले 1839 में अगस्ट कॉम्टे ने इस्तेमाल की। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी का नाम है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोसाइटी क्या है। सोसाइटी से मुराद
लोगों का ऐसा मजमुआ है जो एक मखसूस टेरिटरी यानी कि एक मखसूस जगह पर रहते हैं और एक कल्चर, एक सकाफत या एक रहन सहन का मुश्तरका तरीका रखते हैं या रहन सहन का एक तरीका शेयर करते हैं। यानी कि सोसाइटी से मुराद लोगों का ऐसा मजमुआ है जो एक ही जगह पर रहता है और उनका रहन सहन का तरीका कमोबेश एक ही तरह का है। अभी तक हमने ये जान लिया कि माशरे की साइंटिफिक स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हम ये साइंटिफिक स्टडी कैसे करते हैं। माशरे को जानने के लिए या उसके मुतालिया के लिए हम कुछ तरीक़ाकार अपनाते हैं। तहकीक के इन तरीक़ाकार की दो इकसाम है, यानी कि हम सोसाइटी के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ रिसर्च के तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक तरीका है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, जबकि दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स को मिकदारी तहकीक के तरीके भी कहते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को मयारी तहकीक के तरीके भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मुराद समाजी नुक्ताए नज़र है। अमूमन सोशियोलॉजी में 3 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कंसीडर किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दूसरे नंबर पर है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बानी का नाम इमाइल डरखाइम है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मानते हैं कि सोसाइटी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है और हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन है। यानी कि इनके मुताबिक माशरा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के सिस्टम पर मुश्तमिल है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी को बनाए रखते हैं। मजीद सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मुताबिक सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर या हर सोशल पैटर्न का कोई ना कोई फंक्शन है। हत्ता के इमाइल डरखाइम के मुताबिक क्राइम का भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, जैसा कि क्राइम की वजह से ही डिफरेंट लोग आपस में मिलकर क्रिमिनल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और सोसाइटी में लोगों में इत्तेहाद या यूनिटी पैदा होती है। दूसरे नंबर पर क्राइम की वजह से ही डिफरेंट लॉज या पॉलिसीज बनती हैं और मुस्तकबिल में लोग क्राइम करने से बाज रहते हैं। दूसरे लफ्जों में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मुताबिक सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर या हर सोशल पैटर्न का कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई वजीफा जरूर है। इमाइल डरखाइम के अलावा रॉबर्ट के मर्टन भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है और उसका काम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट के मर्टन ने ही मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद किसी भी सोशल पैटर्न का रिकग्नाइज्ड और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। यानी कि मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद कोई भी सोशल पैटर्न या किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का चाहे जाने वाला या फिर वो जो कि सोसाइटी डिमांड करती है या चाहती है, जिसकी डिजायर करती है, ऐसा कॉन्सिक्वेंस है। यानी कि मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद कोई भी सोशल पैटर्न का चाहे जाने वाला और रिकग्नाइज किए जाने वाला कॉन्सिक्वेंस है। मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद किसी भी सोशल पैटर्न का रिकग्नाइज्ड
और इंटेंडेड नतीजा है जो कि हमें हासिल होता है किसी भी सोशल पैटर्न से। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन एक सोशल पैटर्न है और ये सब लोग जानते भी हैं और ये तवक्को भी रखते हैं कि एजुकेशन से हम नई स्किल्स और इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो चूंकि ये बात सब लोग जानते हैं, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है ये बात, और सब लोगों की ये तवक्को भी है, यानी कि उनकी ये इंटेंशन भी है, ये उनके लिए एक इंटेंडेड चीज भी है कि एजुकेशन से हम कोई ना कोई स्किल, लर्निंग या इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, तो ये एजुकेशन का एक मैनिफेस्ट फंक्शन होगा। जबकि लेटेंट फंक्शन से मुराद अनरिकॉग्नाइज्ड और अनइंटेंडेड, यानी कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस है किसी भी सोशल पैटर्न का जो कि इंटेंडेड नहीं है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस सोशल पैटर्न का कॉन्सिक्वेंस है। जैसा कि एजुकेशन का रिकॉग्नाइज्ड और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि उससे हम कोई ना कोई स्किल हासिल करेंगे, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के साथ साथ एक दूसरे को इस कदर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बाद में वो एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के तौर पर चूज कर लेते हैं। सो दिस इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात की, जो कि कहते हैं कि सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन है। ये फंक्शंस मैनिफेस्ट भी हो सकते हैं और लेटेंट भी। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक अगर आप सोसाइटी को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो सोसाइटी में हर तरफ इनइक्वालिटी फैली हुई है, और ये इनइक्वालिटी जो है ये सोशल चेंज और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसके फाउंडर कार्ल मार्क्स हैं, के मुताबिक सोसाइटी दो क्लासेस पर मुश्तमिल है। एक को उसने बोर्जुआज या हैव्स का नाम दिया है, जबकि दूसरी क्लास को प्रोलिटेरिएट या हैव नॉट का नाम दिया है। बोर्जुआज से मुराद वो लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और वो उन लोगों को जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि जो बोर्जुआज हैं या हैव्स हैं वो हैव नॉट या प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर द सेक ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर मनी। कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये सारी जंग रिसोर्सेज की है। चूंकि बोर्जुआज या हैव्स के पास रिसोर्सेज हैं और प्रोलिटेरिएट्स या हैव नॉट के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इन दोनों के दरमियान हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोसाइटी इनइक्वालिटी का अरीना है, और यही इनइक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट और सोशल चेंज को जन्म देते हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो प्रोलिटेरिएट्स हैं वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे और आखिर वो सोशल चेंज लाने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फर्दर फेमिनिज्म, रेस और एथनिक इनइक्वालिटीज़ की बात भी करता है। फेमिनिज्म से मुराद मर्दों और औरतों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल राइट्स की बात करना है। अब हम बात करेंगे जेंडर और सेक्स के बारे में। जेंडर से मुराद किसी भी शख्स की पर्सनल ट्रेट्स या सोशल पोजीशन है जो कि उसके मर्द या औरत होने पर मुनहिसर है। यानी कि इस चीज का फैसला कि एक शख्स की सोसाइटी में क्या पोजीशन होगी और वो शख्स कौन कौन सी ट्रेट्स रखेगा, कैसी आदत एक्सप्रेस करेगा या किस तरह सोसाइटी में बिहेव करेगा, ये डिटरमिन करती है सोसाइटी। और इसी सोशल कंस्ट्रक्शन को जेंडर कहते हैं।
यानी कि जेंडर से मुराद सोसाइटी के कॉन्स्ट्रक्ट किए हुए सोशल पोजीशंस, ट्रेट्स या सोशल रोल्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं उसके मर्द या औरत या ट्रांसजेंडर होने की बेस पर, जबकि सेक्स से मुराद बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है जो कि किसी भी शख्स की उसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर तय की जाती है। यानी कि सेक्स इज मोर अ बायोलॉजिकल टर्म जो कि एक इंसान के बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर डिटरमिन होती है, जबकि जेंडर इज अ मोर सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज सेक्सिज्म? सेक्सिज्म क्या है? सेक्सिज्म एक बिलीफ है, एक अकीदा है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से पैदाइशी तौर पर सुपीरियर या इंफीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मर्द औरत से सुपीरियर है या औरत मर्द से सुपीरियर है या औरत मर्द से इंफीरियर है या मर्द औरत से इंफीरियर है, तो ये सब सेक्सिज्म है। ये सब बिलीफ सिस्टम जो है ये सेक्सिज्म कहलाता है। यानी कि सेक्सिज्म से मुराद ऐसे बिलीफ सिस्टम या अकायद हैं जिसमें एक सेक्स को दूसरे सेक्स से इंफीरियर या सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। अभी तक हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, जो कि बात करता है सोसाइटी में फैली हुई इनइक्वालिटी के बारे में और चाहता है कि सोशल चेंज के जरिए सबको बराबर कर दिया जाए। इस बराबरी के जरिए ना सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क मिटा दिया जाए बल्कि जेंडर, रेस और एथनिसिटी जैसे तफर्रुकात को भी मिटा दिया जाए और सोशल चेंज के जरिए एक इक्वालिटी वाला माशरा कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के तीसरे मेजर पर्सपेक्टिव सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के मुताबिक सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर चीजों के सब्जेक्टिव मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के मुताबिक सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंडिविजुअल मीनिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होगा। हमें एक फर्द की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना होगा अगर हम जानना चाहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, अगर हम जानना चाहते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म अमूमन माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन इस्तेमाल करता है, यानी कि ये स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करता है, जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन यूज करते हैं, यानी कि वो ब्रॉडर लेवल की बात करते हैं, वो ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस जैसा कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स और सोशल वर्क से गहरा ताल्लुक है। यानी कि ये तमाम सोशल साइंसेस सोसाइटी को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं। इकोनॉमिक्स अगर सोसाइटी के पैसों से मुतल्लिक एस्पेक्ट को कवर करता है तो पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी की गवर्नेंस और लीडरशिप जैसे अहम एस्पेक्ट को कवर करता है। इसी तरह साइकोलॉजी अगर एक सोसाइटी में मौजूद लोगों के ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो एंथ्रोपोलॉजी ओवरऑल इंसान की स्टडी करने की कोशिश करती है। इन अ नटशेल ये तमाम सोशल साइंसेस ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं।